अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे के ऊपर इस वक्त मुसल्लह जत्थे जो हैं मुख्तलिफ नामों से काम कर रहे हैं और यह सिलसिला आज से शुरू नहीं हुआ। जहाद अफ़गानिस्तान के दिनों में जब हम अमेरिका के फ्रंट लाइन एलाई बने थे, उस ज़माने में पाकिस्तानी सरजमीन को लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तानी सरजमीन से ही अफ़गान मुजाहिदीन तैयार हुए और फिर पाकिस्तानी बच्चों का मुस्तकबिल जो था वो भी दाव पर लगाते हुए उन्हें तरगीब दी गई कि वो अफ़गानिस्तान जाएंगे, रूस से लड़ेंगे तो ये इस्लाम की सबसे बड़ी खिदमत होगी। अफ़गानिस्तान में तो रूस को शिकस्त होगी, सोवियत यूनियन टूट गया, रेड आर्मी की विड्रॉल के साथ ही पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगीं, लेकिन उसके बाद ये सिलसिला रुका नहीं। वही ग्रुप्स जिनको तश्कील दिया गया था कि वो अफ़गानिस्तान में जाके लड़ेंगे, सोचा ये गया कि शायद हमने इन्हीं ग्रुप से कश्मीर को फ़तह कर लेना है। किसी ने लश्कर बना ली, किसी ने जैश बना ली, किसी ने सिपाह बना ली। पाकिस्तानी मिलिट्री के मुकाबले इतने ज़्यादा ग्रुप्स पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर ऑपरेट कर रहे थे कि खुदा की पनाह। और ये सिलसिला रुका नहीं, ये चलता गया। पहली दफ़ा शायद जो सीरियस चैलेंज पाकिस्तान को मिला वो 9/11 के बाद था। 9/11 के बाद की सिचुएशन में दुनिया ने एकदम इन जहादियों को दहशतगर्द कहना शुरू कर दिया और फिर हमें यह ख्याल आया कि शायद अब इनकी एक्सेप्टेबिलिटी वेस्ट के लिए और अमेरिका के लिए रही नहीं है। अमेरिका ने जब अफ़गानिस्तान के ऊपर हमलावर हुआ और फिर साथ ही इंडिया के अंदर कुछ दो एक ऐसे वाक़यात हुए तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ाया कि इन जहादी तंजीमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम ये रहा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर के अंदर हम लाइन के दोनों अतराफ़ खेलते रहे, हम इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी करते रहे और चशम पोशी भी करते रहे। अच्छे और बुरे तालिब जो थे वो हमने उसकी डिस्टिंक्शन बना ली। नतीजा उसका यह है कि 9/11 से लेकर आज तक 50 से 55 हज़ार पाकिस्तानी शहरी और तकरीबन 6 से 7 हज़ार पाकिस्तानी फ़ौज के सिपाही जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। ज़र्ब-ए-अज़्ब ऑपरेशन जो है नॉर्थ वज़ीरिस्तान, ये सबसे मुश्किल जाना जाता था कि पाकिस्तान ये कार्रवाई करेगा या नहीं करेगा, जिसके ऊपर जनरल अतर अब्बास अब कहते हैं कि जनरल कियानी बहुत हिचकिचा रहे थे। उनका ख्याल ये था कि ये सारा इल्ज़ाम उनके सर पे डरेगा। इल्ज़ाम का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि पोलिटिकल ओनरशिप नहीं थी और दूसरा उनको खौफ ये था कि पाकिस्तान की जो राइटिस्ट विंग की पार्टीज़ हैं, मजहबी जमातें हैं, वो उनके ख़िलाफ़ हो जाएंगी। लेकिन अभी ज़र्ब-ए-अज़्ब का आगाज़ हो चुका है और पाकिस्तान को ये जंग जीतनी है। जितने मुसल्लह जत्थे पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर काम कर रहे हैं, किसी भी नाम से हों, उनका ख़ात्मा ज़रूरी है। पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर रेट जो है वो पाकिस्तानी स्टेट की कायम होनी चाहिए। पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज़ और इसी तरीके से कानून नाफिज करने वाले जो अदारे हैं उनका कंट्रोल होना चाहिए पाकिस्तान के हर इंच के ऊपर। और जो मुसल्लह जत्था पाकिस्तानी स्टेट को चैलेंज करे या पाकिस्तानी सिविलियन को या पाकिस्तानी फ़ौजियों की शहादत में मुलव्वस हो, उसका पाकिस्तानी सरजमीन से वजूद मिटाया जाना ज़रूरी है। ये हमारा ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है आज के प्रोग्राम का। ज़र्ब-ए-अज़्ब आगाज़ हो चुका है उस ऑपरेशन का और अभी तक हमने उसका टॉप टियर उड़ते हुए नहीं देखा। दुनिया में इन ऑपरेशन की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि जहाँ पर आप कार्रवाई करें उसका जो क़यादत है, वो जो सरगना है उनके, वो टेक आउट देयर लीडरशिप, वो पहला असूल होता है कि उनके जो क़यादत है उसका सफाया कर लें। लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज जो है, लैंड फोर्सेस जो हैं, ज़मीनी फ़ौज जो है मीरन शाह में दाखिल हो चुकी है और हमारे साथ जो आज में होंगे उनसे यही पूछेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों का सफ़र जो है कैसे आगे बढ़ना चाहिए। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे वसीम अख्तर साहब MQM से, इसके अलावा अल्लामा ताहिर अशरफी साहब मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं और वी होप कि हमें दूसरे मेहमान जो हैं वो टेलीफोन लाइन के ऊपर ज्वाइन करेंगे। वसीम अख्तर साहब, पहले आपसे आगाज़ करता हूँ। आप फरमाइएगा कि ज़र्ब-ए-अज़्ब आगाज़ हो चुका है, लेकिन इसी ज़र्ब-ए-अज़्ब के आगाज़ के साथ हमारे यहाँ अभी एक तफरीक मौजूद है। वो ये है कि हम शायद सियासी कशमकश का शिकार हैं। 1 साल की तज़ब्ज़ुब के बाद हुकूमत ने इस ऑपरेशन को लॉन्च करने का फ़ैसला किया। क्या अब हम पूरी यकसुई के साथ अपने टारगेट्स को करना चाह रहे हैं या अभी भी झिझक रहे हैं, घबरा रहे हैं? शुक्रिया नज़ीम भाई, जो आपने इंट्रोडक्शन में बातें की हैं बिल्कुल मैं उससे मुत्तफ़िक हूँ। जिन हालात से ये रीजन और हमारा मुल्क गुज़र रहा है उसमें इस किस्म के फ़ैसले करना मैं समझता हूँ ज़रूरी हैं जो किए जा रहे हैं। मगर जहाँ तक खुल के बात करने का मामला है, एक पेज पे आने का मामला है, यहाँ भी मैं आपसे इत्तफ़ाक़ करूँगा कि अभी भी कुछ सियासी जमातें ऐसी हैं जो खुल के उस पेज पे नहीं आईं जिस पेज पे हमारी अस्करी क़ुव्वत है और कुछ सियासी और मजहबी जमातें मौजूद हैं। बिल्कुल हमें यूनाइट होना पड़ेगा, होना चाहिए इस जंग के हवाले से।
ये जंग हमने जीतनी है इंशाल्लाह, क्योंकि ये जो नासूर हमारे मुल्क में, बल्कि मैं तो रीजन कहूँगा, अब मैं इसके बैकग्राउंड में नहीं जाता, बहुत लंबी बात हो जाएगी। सबके इल्म में है कि इस रीजन में और हमारे मुल्क में जो इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, ये इनकी वजूहत क्या थी। अब ये हमारी जंग हो चुकी है, ये हमारी जंग है, हमारे बाउंड्रीज़ के अंदर है। तो जब हमारी बाउंड्रीज़ के अंदर है तो हमारी अस्करी क़ुव्वत, हमारी फ़ौज और कौम को एक होके ये जंग लड़नी पड़ेगी, लड़नी चाहिए। जंगें फौज नहीं, ताहिर अशरफी साहब भी हमारे साथ लड़ती है। दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। ताहिर अशरफी साहब, आप ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान के जो उलमा इकराम हैं या मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स हैं, वो इस एक नुक्ते के ऊपर उनका इत्तफाक राय है कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो कामयाबी से हमकिनार हो और ज़रब अज़ब के नतीजे में जितने भी मुसल्लह जत्थे पाकिस्तानी सरजमीन पर ऑपरेट कर रहे हैं, दहशत गर्दी फैला रहे हैं, मासूम जानों के दर पे हैं, पाकिस्तानी सिपाहियों की शहादत में मुलव्वस हैं, उनका खात्मा कर दीजिए। क्या आपके सारे जो उलमा इकराम हैं मुख्तलिफ मकातब के, वो सारे सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आज आपने जो इब्तदाइया में बात की है, मैं समझता हूँ उसके बाद कोई गुफ्तगू हो ही नहीं सकती कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की जंग के बाद रूस के साथ जो हुई, जिस अजाब का शिकार हुआ है और आज हम जिस अजाब का शिकार हैं, ये खाली वजीरिस्तान की बात नहीं है नदीम मलिक साहब। ये बात आगे बढ़ रही है और ये बात आगे बढ़ चुकी है। वसीम अख्तर साहब कराची से हैं, इनसे पूछिए कि कराची तो वजीरिस्तान का हिस्सा नहीं है, लेकिन कराची के हालात क्या है। मैं लाहौर में बैठा हूँ, लाहौर के हालात क्या हैं। ये खाली उलमा का या सहाफ़ियों का या सियासी क़यादत का या फौजी क़यादत का मामला नहीं है। ये तो कौमी सतह पर पूरी कौमी क़यादत को अब ये तय करना है कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ जत्थों ने चलाना है, पाकिस्तान को उन इंतहा पसंदों ने चलाना है जो किसी को यहाँ जीना ही नहीं देना चाहते, पाकिस्तान को इराक की तरह तकसीम माअज़ल्लाह, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, उस अंदाज में तकसीम होता देखना है, या उन लोगों को जो दीन के नाम पर हों, जो लिसानियत के नाम पर हों, सुबाइयत के नाम पर हों, सियासत के नाम पर हों, मजहब के नाम पर हों, उन लोगों का खात्मा करना है जिन्होंने इस कौम के मुआश को, इक्तिसाद को, इसके मजहबी मामलात को, इसके दीनी मामलात को, इसके सहाफती मामलात को यरगमाल बनाया हुआ है। सर, हम ताहिर अशरफी साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन क्या आप अगर वो एक मेरे सवाल का जवाब दोहरा दें तो मैं ब्रेक ले लूं कि क्या तमाम आलमे दीन जो है मुख्तलिफ मकातब के, वो इस ऑपरेशन की हिमायत में खड़े हैं या नहीं है? देखिए नदीम मलिक साहब, मैं एक गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तानी फौज हर पाकिस्तानी के माथे का झूमर है और कोई पाकिस्तानी ये नहीं चाहेगा कि हमारी फौज जो है उसको खुदा न खास्ता कोई शिकस्त हो जाए, या हमारी फौज जो है हम उसके पीछे नहीं खड़े होंगे। जिन लोगों ने मुज़ाकरात की हिमायत की है वो भी कभी नहीं चाहेंगे कि वो लोग जो सड़कों में, चौकों में, चौराहों पे, एयरपोर्टों पे कत्ले आम करते हैं, उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन ना हो, उनको सजा ना मिले। ये मैं नहीं समझता कोई पाकिस्तानी या मुसलमान ये सोच सकता है कि जो कातिल हो उस कातिल को सजा नहीं मिलनी चाहिए। एक ब्रेक ले लूं मैं, लेकिन आपने बराह रास्त मेरे सवाल कभी भी नहीं दिया कि क्या तमाम मकातब फ़िक्र इस एक नुक्ते के ऊपर मुतफिक हैं कि ज़रब अज़ब कामयाबी से हमकिनार हो और पाकिस्तानी सरजमीन से जितने भी मुसल्लह जत्थे हैं उनका किसी भी मसलक से ताल्लुक़ हो उसका खात्मा किया जाए। मैं ब्रेक से वापस आऊँगा तो दोबारा चाहूँगा कि इस सवाल का जवाब लिया जाए और मैं पूछना चाहूँगा इस मामले में वसीम अख्तर साहब से भी। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। ज़रब अज़ब ऑपरेशन के हवाले से बात कर रहे हैं जिसके लिए पूरी कौम दुआगो है कि वो कामयाबी से हमकिनार हो। ना सिर्फ ये कि ये ऑपरेशन कामयाबी से हमकिनार हो जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान में जारी है, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान के कोने कोने में जिस नाम से कोई भी मुसल्लह जत्था मौजूद है उसका खात्मा किया जाए और इसके लिए पोलिटिकल कमिटमेंट की ज़रूरत है। आज एक UPI ने आर्टिकल किया है। UPI एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है जिस तरीके से रॉयटर्स है, लेकिन इस आर्टिकल को पढ़ के
एम्बेरसमेंट भी महसूस हुई और दुख भी महसूस हुआ। एक नॉन प्रोफेशनल तरीक़ाकार इख्तियार किया गया और इंतहा से ज़्यादा नामनासब अंदाज में एक बराह रास्त नाता जोड़ा गया नवाज शरीफ साहब का टीटीपी के साथ। उस खबर के अंदर बुनियाद उन्होंने ये बनाई है कि नवाज शरीफ साहब बहुत सिंपथाइज़ करते हैं टीटीपी के साथ और वो तो बाकायदा उनके इत्तेहादी बनना चाहते थे। और पाकिस्तानी फ़ौज ने जब 22-23 पाकिस्तानी फ़ौज के सिपाहियों के सर काटे गए, उसके बाद ये ऑपरेशन ख़ुद से शुरू कर दिया है और फ़ौज के जो कमांडर्स हैं उनका ख्याल भी है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनका दिल ज़्यादा टीटीपी के साथ ज़्यादा मिलता है। या आज यूपीआई ने खबर रिलीज़ किया। आई होप कि हुकूमत पाकिस्तान इसको ऑफिशियली प्रोटेस्ट करे और यूपीआई जो है इस किस्म की असर्शन जो उन्होंने स्टोरी के अंदर डाली है उसको वापस ले। मैं वसीम अख्तर साहब दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। हमारी सियासी क़यादत ने इस गुमगू की कैफियत में रह के और मेरे ख्याल में परेशानी का शिकार रह के कि क्या करें या क्या ना करें, इसमें कौम का भी मजाक बढ़ाया, नुकसान भी हुआ और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की जग हंसाई भी हुई। आज जो यूपीआई का आर्टिकल आपको कोट कर रहा हूँ इसमें बहुत ही नामनासिब लैंग्वेज यूज़ की गई है। क्या कहते हैं आपके हमारी सियासी क़यादत इसके ऊपर फोकस नहीं है, खौफज़दा है, क्या इशू क्या है? देखिए नदीम भाई, पूरा पाकिस्तान जानता है, ख़ास तौर पे आपकी बरादरी बखूबी वाकिफ़ है कि माजी में कन्फ्यूजन रहा है और मैं तो समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय, आज भी कन्फ्यूजन है, मौजूद है। अल्ताफ़ भाई 5-6 साल हो गए हैं बयानात दे रहे हैं कि तालिबानाइजेशन हो रही है, पूरे मुल्क में हो रही है, कराची में हो रही है, मगर उस वक्त उस पर मजाक उड़ाया गया। मगर आज देर आयत दुरुस्त आयत चलें, कम अज़ कम इन्होंने ये समझा कि पाकिस्तान कि हुकूमत की रेट, आइन की रेट, पार्लियामान की रेट, कानून की रेट को मनवाया जाए और टारगेट एक्शन और ऑपरेशन शुरू किया जाए। हालांकि दिल से लगता नहीं है, जिस आर्टिकल का जिक्र किया मैंने पढ़ा नहीं है उसको, मगर मैं उस वक्त सच मानूंगा कि सारी कौम एक पेज पे है, या सारी कौम तो है एक पेज पे, सारी सियासी जमातें एक पेज पे हैं, जब मैं पाकिस्तान रेडियो से और पाकिस्तान टीवी से वो नग़मे सुनने मिलेंगे मुझे जो 71 की और 65 की जंग में हम सुनते थे, ताकि हमारे जो सिपाही, हमारे जो भाई, फ़ौजी भाई जो जानों का नजराना दे रहे हैं, इस बॉर्डर की, इस मुल्क की खातिर, इस कौम की खातिर लड़ रहे हैं, वो माएँ बहनें अपने बच्चे बॉर्डर्स पे भेज रही हैं, दहशतगर्दों के सामने मुकाबला करने के लिए भेज रही हैं, उनके मोराल्स हाई हों, वो भी किसी के बच्चे हैं, और जो जंग लड़ रहा है सिपाही, उसकी कानों में ये आवाज़ जाए कि पूरी कौम उसके साथ है, तो समझ में आता है कि सब लोग एक पेज पे हैं। 6 तारीख को नदीम भाई हम यकजहती के हवाले से कराची में बहुत बड़ा एक जलसा कर रहे हैं, ताकि हम पैगाम पहुंचा सकें अपने फ़ौजी भाइयों के कानों तक कि हम आपके साथ हैं, हम यकजहती का इजहार कर रहे हैं, आप जो जंग लड़ रहे हैं इस मुल्क और इस कौम की खातिर, हम बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं। तो ये ज़रूरी है, कौमें जंग लड़ती हैं, फ़ौजें नहीं लड़ती, कौमें लड़ती हैं, तो उनका मोराल हाई करने के लिए हमें एक पेज पे आना होगा। पीटीवी में हमें वो नगमे सुनने होंगे, और रेडियो पाकिस्तान में वो नगमे बजने चाहिए, जो कि अफसोस से कहना पड़ रहा है आज नहीं बज रहे हैं। दुरुस्त। अच्छा, मैं ताहिर अशरफी साहब, एक हमारे जो मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र हैं उनके अंदर भी इबहम पाया जाता है, पता नहीं इबहम की वजूहात क्या हैं, क्योंकि नाहक किसी का खून बहना, खून रेजी करना, मस्जिद के ऊपर बम से हमला कर देना, या किसी मज़ार के ऊपर जो एक मसलक से मुतल्लिक नहीं है, किसी दूसरे मसलक से जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर जाके सुसाइड बॉम्बिंग कर देना जिसमें 100 मुसलमान मारे जाएं, ये इस्लाम की खिदमत तो कभी थी ही नहीं, इस्लाम से इसका दूर दूर तक ताल्लुक़ था ही नहीं। लेकिन फिर भी वो लोग जो हैं अगर और मगर करके, अगर ड्रोन ना होता, अगर अमेरिका ना होता, उसके बाद अगली बात करते हैं। हम क्यों नहीं इस बात के ऊपर बड़ा खुले दिल से और ताकत के साथ बिल्कुल सबके सामने कहते हैं कि ये दहशत गर्दी है, इसका खात्मा करना है पाकिस्तानी सरजमीन से? हमारा आलम दीन खौफजदा क्यों है? देखिए मलिक साहब, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने और आपके इस खादिम ने आपके कई प्रोग्रामों में, हमने 2002 में इस हवाले से चारों मकातिब फ़िक्र के मुक़्तदर दारुल इफ्ताओं से फतवा लिया था, और हमने ये वो छापा भी, वो आपके प्रोग्राम में भी मैंने 1-2 बार पेश किया लोगों को। बाकी ये बात दुरुस्त है आपकी, एक खौफ की कैफियत है और एक हुक्मरानों की बेहिसी भी है। मैं एक बात वसीम भाई से बड़े एहतराम में कहूँगा आपसे भी, कि मैं नहीं समझता हूँ कि मुज़ाकरात के मामले में फ़ौज और हुकूमत कहीं एक पेज पर नहीं थे, या अब फ़ौज और हुकूमत एक पेज पर नहीं है।
मुज़ाकरात पे भी फौज ने मुकम्मल तौर पर सियासी क़यादत को कहा कि आप जो करना चाहते हैं करके देख लीजिए, और उस मुज़ाकरात के कई मुस्बत भी आए। ये नहीं है कि वो मुज़ाकरात जो है, आप देखिए कि मासूद कबीला जिस तरह अलहदा हुआ और जिस तरह फिर आपस में वो लोग जो नहीं चाहते थे कि मुज़ाकरात हो अफगानिस्तान में। मलिक साहब, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें यकजहती के लिए सियासी क़यादत मजहबी क़यादत से ज्यादा तकसीम है। मुझे आप बताइए, हमारे 7 लाख लोग घरों से बेघर हुए हैं, वजीरिस्तान से निकले हुए हैं, और हम कर क्या रहे हैं, और हमारी सियासी क़यादत क्या कर रही है? क्या ये इलेक्शन और इंतखाबात और ये धांधली और ये सारा कुछ ये आज अहम है, या आज ये अहम है कि पूरी कौम यकजा होकर कहे कि हमने पाकिस्तान के अंदर कत्लो गारत करी करने वाला किसी भी मकतबा फिक्र का दरिंदा हो उसे बर्दाश्त नहीं करना, हमने उस वहशी को ताहिर अशरफी साहब, लेकिन मुझे आपने जो आलमे दीन है बड़ा उनसे एहतराम के साथ, मुझे उनसे गिला शिकवा अपने सियासी लोगों की निस्बत ज्यादा है, क्योंकि आप लोगों ने पाकिस्तान के अंदर ना दीन का, मैं माजरत चाहता हूँ सख्त लफ्ज इस्तेमाल करने लगा हूँ, लेकिन बहुत सारे आपके साथियों ने ना दीन का ठेका उठा लिया हुआ है। किसी के खिलाफ कुफर का फतवा देना हो, हराम हलाल क्या है, किसका निकाह कब टूटेगा, वो रेडीली ऑनलाइन फतवा दस्ताब है। वो अभी ये जियो की कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो आधे उसे हराम करार दे रहे थे, आधे उसे हलाल करार दे रहे थे। माजरत चाहता हूँ कि हमारे आलम दीन जो थे ना, इन्होंने इस्लाम को दुनिया में एक वो हंसने का एक जरिया बना दिया अपने इन फतवों के जरिए। आप ये फरमाइएगा कि आप लोगों को तो ज्यादा एक्टिव रहना चाहिए था, बड़ा खुल के बोलना चाहिए था। हुकूकुल इबाद का जिक्र आप करते नहीं है, मरने मारने की बातें आप सारों को बताते हैं। मेरा ख्याल है मलिक साहब, ये इल्जाम हमारे ऊपर तो नहीं आ सकता। आज ही देखिए, आज अरे आपके साथियों के ऊपर तो है ना, आपसे मुराद आपके सारे साथी हैं। ताहिर अशरफी साहब, आप जब कहूँ तो आपकी जात सिर्फ नहीं है। मैं दूसरी बात मलिक साहब, हम हमेशा ये कहते हैं, पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने हमेशा कहा है कि दीन किसी की जागीर नहीं है, दीन इस्लाम हम सबका है। आप भी उस दीन इस्लाम के इतने ही वारिस हैं जितना मैं हूं। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ हुक्मरानों के, और ये किसी एक हुकूमत का मसला नहीं है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारे हुक्मरानों ने उन लोगों को ताकतवर किया है जो तशद्दुद के नाम पर, जो तशद्दुद पसंद है, जो तशद्दुद की बुनियाद पर हुकूमत करना चाहते हैं, जिन्होंने मुआशरे को चंद हजारों ने यरगमाल बनाया हुआ है। और जब अब मैंने ये चंद दिन पहले ये सवाल एक बड़े अहम पाकिस्तान के मुक्तदर शख्स से भी किया था कि मुझे बताओ कि एक 10 क्लाशनकोफों वाला आपके दफ्तर के बाहर आए, आप उससे ज्यादा इज्जत से मिलते हो या उस मौलवी से जो बेचारा सारा दिन अमन की बात करता है? तो उसने कहा जी वो जो कोफों वाला आता है। इस कल्चर को मैंने परवान नहीं चढ़ाया। और आज मैं आपको बताऊं कि वो लोग जो कुल हुवल्लाह भी ठीक नहीं पढ़ सकते, अलहम्दु शरीफ का तर्जुमा जिनको नहीं आता, वो दीन इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं। वो कभी किसी को हलाल करार देते हैं तो कभी किसी को हराम करार देते हैं, और कोई गिरफ्त नहीं है ना आवाम की। उनके खिलाफ आप बोलते क्यों नहीं है ताहिर अशरफी साहब? बोलते हैं भाई, हम तो बोलते हैं। मेरे जैसा कमजोर आदमी बोल सकता है, तो ताहिर अशरफी साहब जैसे तगड़े आदमी क्यों नहीं बोलते? हम तो आपकी के प्रोग्रामों में मैंने कई बार बोला हूं, कई बार कहा हूं, लेकिन आपको मैं बताऊं। अच्छा, इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। वजीर आजम के मशीर हैं इरफान सिद्दीकी साहब। इरफान सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ये फरमाइएगा कि एक तो आज यूपीआई ने एक आर्टिकल तहरीर किया है, मुझे उस आर्टिकल के ऊपर बहुत इतराज़ है। एज ए जर्नलिस्ट शायद मैं कभी इस किस्म का आर्टिकल किसी नापसंदीदा तरीन शख्स के हवाले से भी इस तरह ना लिख सकूँ, बिल्कुल गैर साफियाना अंदाज है उसका। लेकिन उनका थीम जो है उस आर्टिकल का, यूपीआई का, ये है कि नवाज शरीफ साहब तो बहुत सिंपथाइज करते हैं टीटीपी के साथ, इनका रुझान है उसके साथ, ये चाहते थे कि कोई हमारा इनके साथ पैचअप हो जाए, लेकिन फौज ने इनको ओवर रूल करते हुए ऑपरेशन किया क्योंकि फौज के जवानों के गले कटने लग गए थे। आपका इसके ऊपर रद्दमल चाहूंगा, और ओवरऑल हुकूमती पॉलिसी क्या है ये भी आपसे जानना चाहूंगा। देखिए नदीम साहब, ये आर्टिकल मैंने नहीं देखा, लेकिन अगर इस तरह की कोई बात कही गई है तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ही नामुनासिब सी बात है, और इसमें कोई वजन नहीं है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं अक्सर बेशतर इस बात की कायल रही हैं और इस बात की तरफ मायल रही हैं कि ये मामला जो है ये खुश उसलूबी के साथ अमन व अमान के जरिए तय कर लिया जाए, हल कर लिया जाए। इसमें यह नहीं था कि किसी खास तबके के लिए या अस्करियत पसंदी के लिए या इंतहा पसंदी के लिए किसी के दिल में बहुत जोश था, बहुत मोहब्बत थी। ऐसा हरगिज नहीं है और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए।
हमारी एक उमूमी सोच रही है कि मामलात को अगर बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकल सकता है तो उसी रास्ते को इख्तियार किया जाए। मुस्लिम लीग नून की ये सोच थी, तहरीक इंसाफ की ये सोच थी, जमात इस्लामी की ये सोच थी, पीपल्स पार्टी अपने दौर में यही कोशिशें करती रही और बिलाखिर ये जो फैसला हुआ, आपको पता है कि सितंबर में एपीसी एक हुई और एपीसी का मुतफिका मुश्तरका फैसला था कि अस्करियत पसंदों के साथ, इंतहा पसंदों के साथ बातचीत। इरफान साहब, ये सारा कुछ तो हिस्ट्री का हिस्सा है, थोड़ा सा जल्दी से आपको आगे ले आऊँ। ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब, क्या ये स्ट्राइक जो थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ऑथोराइज की, इस ऑपरेशन का आगाज जो है वजीर आजम पाकिस्तान ने इसकी मंजूरी दी कि अब बस वो लम्हा आ गया और इंतजार नहीं हो सकता, इनका खात्मा करें, सफाया करें? जी हाँ, बिल्कुल। ये वहमो गुमान में नहीं होना चाहिए। जिस तरह ये फैसला बड़ा एक इत्तफाक राय से हुआ, तमाम स्टेक होल्डर बशमूल फौज इसमें शामिल थे कि बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। मैं खुद उस प्रोसेस का हिस्सा रहा हूँ, मुझे मालूम है कि उसमें फौज की इनपुट भी होती थी और हमारे साथ मुशावरत भी होती थी। और ये जो मामला है कि जी ज़र्ब अज़्ब जो है, अगर ये किसी के गुमान में है कि ये फौज ने अज़्ब खुद शुरू कर दिया था तो ये गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि इसके बारे में मुशावरत इससे पहले शुरू हो गई थी, ऑपरेशन से कुछ दिन पहले, और वजीर आजम की मंजूरी इसमें पूरी तरह शामिल थी, हुकूमत की मंजूरी इसमें पूरी तरह शामिल थी। और ये तासुर अगर है किसी में तो उसको इस तासुर को मेरा ख्याल है कि खत्म कर देना। इरफान साहब, जब आप इमरान खान से मिलने तशरीफ लेकर गए थे बनी गाला, उसमें भी ऑपरेशन के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शन जेर बहस आई थी, क्या वहाँ ये ऑप्शन जेर बहस आई थी कि अगर अमन से ये लोग सीधे रास्ते पर ना आए, अमन मुज़ाकरात से, तो ये हमारा प्लान बी है, फिर हमें ये भी करना है? देखिए, इस तरह कोई कैटेगरिकली प्लान ए की और प्लान बी की बात तो नहीं हुई थी दो टोक अंदाज में, ना ही ये इस मुलाकात का एजेंडा था। लेकिन ये बात जरूर हुई थी कि मुज़ाकरात को एनकरेज करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। और इसके बाद आप जानते हैं, मैंने मुतअद्दिद उनके बयान देखे हैं इमरान खान साहब के, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग बातचीत नहीं करना चाहते उनके साथ ताकत आजमाई का रास्ता जरूर इख्तियार करना चाहिए। मैं नहीं समझता हूं कि आप कोई भी पार्टी, और फिर मैं नदीम, पता नहीं आपके सवाल में ये बात है या नहीं है, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं कह दूं कि ये सवालात सारे के सारे शायद ऑपरेशन से पहले तो मुतालिक थे, 2 राय थी या 3 राय थी या उससे भी ज्यादा राय थी। अब शायद हमें फोकस हो जाना चाहिए अपनी अपनी राय से दस्तकश होकर, क्योंकि अब हम मार्का इम्तहान में है और इम्तहान में पीछे पलट के नहीं देखा जाता, दुरुस्त है, आगे देखना चाहिए। मैं तो इरफान साहब, मैं तो बिल्कुल इस पे क्लियर हूँ कि ये वो जंग है जिसमें हार वाली ऑप्शन कंसिडर होती नहीं है। इसमें एक ही ऑप्शन होती है कि आपने जीतना है, उसके लिए कोई भी कीमत हो कौम को उसको चुकाना चाहिए और उसके लिए तैयार रहना चाहिए। एक चीज़ सिर्फ आपसे पूछ लूँ कि क्या हमारे पास अभी गुड और बैड तालिब की ऑप्शन है? क्योंकि पंजाब के अंदर कुछ ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं जिनके मुतल्लिक इल्ज़ाम ये है कि नून लीग नहीं चाहती कि उनको छेड़ा जाए, बाकियों को उधर से निबड़ लें, इनकी तरफ मत देखें। क्या ऐसी एक कोई कैफियत मौजूद है? मेरा ख्याल नहीं है नदीम। ये हम लोग बहुत सी चीज़ों को सियासी आलाइशों के अंदर ले आते हैं और अपने अपने जो सियासी रुझानात होते हैं उनकी ऐनक से देखने और इल्ज़ामात लगाने लगते हैं। दहशतगर्द और अस्करियत पसंद, दहशतगर्द है और अस्करियत पसंद है और उसको इसी नाम से देखा जाएगा, इसी नाम से जाना और पहचाना जाएगा और वही सलूक किया जाएगा जिसका वो मुस्तहिक है, चाहे वो कहीं भी है और किसी भी लिबादे में। बहुत शुक्रिया इरफान सदीकी साहब, आप हमारे साथ हैं। वसीम अख्तर साहब, आपसे चाहूँगा पहले एक जवाब ले लें, फिर ब्रेक की तरफ जाऊँगा। सियासी क़यादत में जो बड़ी जमातें हैं, मेरे ख्याल में एटलीस्ट उनमें ये कन्फ्यूजन तो नहीं होगा कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है उसे किसी किस्म का भी चैलेंज जो है ये कोई ग्रुप दे पाए, लेकिन वो गुड और बैड ताले वाली ऑप्शन में शायद अभी तकसीम मौजूद है। देखें, अगर मौजूद है तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि अब ये जंग शुरू हो चुकी है और अब जैसे कि सिद्दीकी साहब ने भी कहा है कि अब जब जंग शुरू हो गई है तो पीछे मुड़ के नहीं आगे देखना है। जो अगर ऐसा गुड तालिबान है तो वो फिर उसके पास ऑप्शन है कि वो हथियार फेंक के आइन और कानून के मुताबिक अपने आप को हवाले कर दे हुकूमत के या अस्करी कुव्वतों के, तो वो तो समझ में आता है। मगर अब मैं नहीं समझता किसी के पास कोई ऑप्शन बाकी है, चाहे वो हुकूमत की जमात हो या अपोजिशन की जमात हो। नज़र ज़रूर आ रहा है, हिचकिचाहट आज भी नज़र आ रही है, मुझे नज़र आ रही है, मगर अब इनके पास भी कोई ऑप्शन बचा नहीं है। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, टू एलिमिनेट द टेररिस्ट एलिमेंट, और जो ये तालिबान हैं दहशतगर्द, इनको ख़त्म करना है, और जो बैंड आउटफिट्स के दहशतगर्द हैं उनको ख़त्म करना है। अपने मुल्क को प्रायोरिटी पे इस दहशतगर्दी से पाक करना होगा आपको।
उसके बाद कोई चीज़ सोची जाती है, इवन डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री, उसके बाद ही शुरू किया जा सकता है। एक ब्रेक ले लें जी, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ताहिर अशरफी साहब, ये फरमाइएगा कि 6-7 लाख IDPs मज़ीद नॉर्थ वज़ीरिस्तान से आएंगे, बाकी जो पहले मुख्तलिफ इलाकों से हमारे ट्राइबल एरिया से लोग निकल के बैठे हुए हैं उनकी भी काफ़ी तादाद है। इनके लिए मजहबी जमातें बहुत एक्टिव होती हैं फंड रेजिंग में, खालें इकट्ठी करना हो, ज़कात कलेक्शन हो या कोई और मौका हो। बड़ी ऑर्गेनाइज है, जमात इस्लामी हो, JUI हो या दीगर हमारे ग्रुप्स हैं। इवन मेरे ख्याल में बहुत जो इफेक्टिवली जिन्होंने रोल अदा किया माजी में ज़लज़ले और सैलाब के दिनों में, वो जमातुल दावा थी। तो अभी ये तमाम ग्रुप्स कहाँ पर हैं आपके? ये उलमा कौंसिल वाले दोस्त, जमात इस्लामी वाले दोस्त, JUI वाले दोस्त, कितनी कंट्रीब्यूशन है आपकी IDPs की मदद के लिए? मेरा ख्याल है अगर अपना मलिक साहब आप पता करें तो जहां पर जिस कदर इस्तात मुमकिन है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नहीं ख्याल, अगर आप देखें जमात इस्लामी के या जमात दावा के या रहमत ट्रस्ट के या इल्म अमन फाउंडेशन के, जो जितनी ताकत रखता है, जितने जिसके पास वसाइल है, वो ज़रूर वहाँ पहुँचा हुआ है, कर रहा है। लेकिन ये मैं आपको अर्ज करूं कि ना हुकूमत के बस का काम है, ना खाली जो है चंद इदारों का, ये पूरी कौम का काम है। 7 लाख ये वो लोग हैं मलिक साहब जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान किया है, हमारे बच्चों के लिए कुर्बान किया है। और उनमें वो माएँ बहनें बेटियां हैं, मुमकिन है जो पर्दे की हया में जिनको फरिश्ते भी ना देखते हों। लेकिन मैं ये बात अर्ज करना चाहूंगा आपके प्रोग्राम में कि हमारी सियासी क़यादत इस मामले में और मजहबी क़यादत भी मैं अर्ज करूं, जो मेन लीडरशिप है, अभी तक उन्होंने हमें मायूस किया है इस मसले के अंदर। मेरा अब भी थोड़ी देर पहले राब्ता हुआ है, मुझे खुदा की कसम कल सुबह सहरी के वक्त जब आप ही का एक चैनल जो था ये दिखा रहा था कि बूढ़े रीश लोग कह रहे हैं कि हम इंतजार में हैं कि हमें कब मिलेगा फूड और कब हम जो है खाएंगे और कब सहरी करेंगे। हुकूमत जो है और इमरान खान साहब जो है और पीपल्स पार्टी जो है, मेरा ख्याल तो यह था कि पूरी कौमी क़यादत को वहां जाके बैठना चाहिए, हम सबको इनके लिए निकलना चाहिए। हम ये इलेक्शन में धांधली हुई या नहीं हुई, इनकलाब आएगा या नहीं आएगा, ये 2 माह बाद भी हो सकता है, कोई क़यामत नहीं आने वाली है 2 माह के अंदर। पहले आप इन 7-8 लाख लोगों के लिए कुछ कीजिए, और अगर हमारी फौज ज़रब अज़म में वजीरिस्तान में जीत भी जाती है और इन लोगों के दिल जो है वो हमसे हार जाते हैं, वो हमसे नाराज हो जाते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से उन भाइयों से भी कहना चाहता हूं जो अफगानिस्तान जा रहे हैं कि खुदारा आप अपने वतन में रहिए। सिंध हुकूमत अपने दरवाजे खोले, बलूचिस्तान हुकूमत अपने दरवाजे खोले, पंजाब हुकूमत अपने दरवाजे खोले, लेकिन इस मामले में पूरी कौम को यकजा होना होगा। जो कौम यकजा नहीं है, हम और चीजों में लगे हुए हैं। ये वक्त जलसे जुलूसों का और एक दूसरे की टांग खींचने का नहीं है, ये उसी तरह की यकजहती का दिन है जिस तरह का यकजहती MQM मनाने जा रही है। और मैं MQM के कायद वसीम अख्तर साहब, आपसे भी मैं ये पूछ लूं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो चारों सूबाई हुकूमतें और जो मरकजी हुकूमत भी है, इनकी मैं देखता हूं कि मीडिया कैंपेन्स के ज़रिए ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने अच्छे काम किए हैं। अगर यही सारा बजट IDPs को ये दे देते तो शायद उनका महीना 2 महीने रमज़ान के और ये गर्मियों का सीज़न बेहतर गुजर जाता। लेकिन इस वक्त कायम अली शाह के भी इश्तहार चल रहे हैं, बेनज़ीर भुट्टो की बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर सरकारी खर्चे के ऊपर सिंध गवर्नमेंट ने इश्तहार छापा, पीपल्स पार्टी ने उनकी ऐड नहीं दी, वो इतना अफसोसनाक है। और इधर से शहबाज शरीफ साहब देख लें तो उन्होंने कोई पाकिस्तान का अखबार नहीं छोड़ा जिसका फ्रंट पेज ऐड ना हो। नवाज शरीफ साहब अपनी साहबजादी के साथ उनकी तस्वीर छपती है इश्तहारों के ऊपर। इमरान खान साहब के KPK हुकूमत छाप रही है। ये बताइए कि ये पैसा उन लोगों के लिए चाहिए जो भूखे पड़े हुए हैं, घर बार छोड़ के आए हैं, या इश्तहार छापने के लिए चाहिए? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी बात से भी, और अशरफी साहब के जो जज्बात मैंने सुने हैं बिल्कुल कदर की निगाह से देखता हूँ, इसी तरह होना चाहिए। मगर अफसोस कि ऐसा नहीं हो रहा। अभी मैं प्रेस क्लब में ही बैठा हूँ नदीम भाई,
यहाँ आज अल्ताफ भाई का खिताब था। अल्ताफ भाई ने पूरे पाकिस्तान और कराची के मुखिर हजरात से अपील की है, रिक्वेस्ट की है कि बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। इसमें जो भी कर सकते हैं, अपने IDP के जो भाई हैं हमारे, जो खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, बच्चे औरतें, उनकी हेल्प करें। आज MQM ने भी कम से कम 6 ट्रक अजनास के भेजे हैं अपने भाइयों के लिए, और ये हमारा KKF जो इदारा है वो इस काम में लगा हुआ है। मुखिर हजरात हमें फंड्स भी दे रहे हैं, अजनास भी दे रहे हैं, जो कि हम ट्रकों में डाल के अपने फौजी भाइयों को भेज रहे हैं, वहाँ उनके थ्रू जा रहा है और डायरेक्ट भी जा रहा है। यही काम जो हमारे इतने अरबोंपति लोग हैं, लीडरान खास तौर पे खरबोंपति एकड़ों में रहते हैं, अरबों खरबों डॉलर मुल्क से बाहर हैं, तो अपने भाइयों के लिए कुछ लाख 10 लाख डॉलर नहीं निकाल सकते क्या? वहां से मंगवाएं, इनको दें, इनको जरूरत है। आज ये हमारे भाई हैं। जी वैसे वसीम अख्तर साहब, ये पाकिस्तान का एक अलमिया ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप हो या पाकिस्तान की मजहबी जमातों के जो सरकर्दा लोग हैं, तमाम मजहबी जितने ग्रुप्स हैं, वो बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर्स में, पजारोज में, और पीछे उनके बॉडीगार्ड्स के पास AK-47 और क्लाशनकोफ 8-10 होंगी। वो तब नज़र आता है कि ये तगड़ी जमात का लीडर है ये। वो उनमें से कुछ हिस्सा भी इसको डोनेट करने पे तैयार नहीं है, वहाँ जाकर उनको मिल के आने पे तैयार नहीं है, उनके साथ 2 दिन वहाँ गुजारने को तैयार नहीं है, जिनकी कहते हैं कि हमारी बड़ी वर्क फोर्स है, बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं हम। अफसोस होता है ये सारी बातें सुनने के बाद। मुझे याद आता है कि फलस्तीन के हवाले से, कश्मीर के हवाले से तो इन जमातों ने कैंप लगाए हुए थे। ठीक है, लगाए होंगे, अच्छी बात थी वो भी। दुकानों पे गले रखे हुए थे, मदरसों में, मस्जिदों में कलेक्शन हो रही थी। मगर आज अपने भाइयों के लिए, जो अपने मुल्क में अपने भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, इंसान हैं, वो दरबदर हो रहे हैं। मगर अफसोस मुझे ना कहीं इनका कैंप नजर आता है, खासतौर पे मजहबी जमातों का जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे इस काम में, मगर आज कहीं नजर नहीं आ रहा। इनको चाहिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे भाई मुश्किल मैं मलिक साहब एक अर्ज करना चाहता हूँ, मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ। आप अखबारात में देख रहे हैं कि 60,000 का उम्रे का वीजा हासिल कर रहे हैं रिश्वत देकर। मैं समझता हूं कि इस रिश्वत देकर उम्रे के वीजे के हसूल से 1 करोड़ गुना ज्यादा सवाब होगा अगर वो पैसा जो है जाकर इन अपने भाइयों के लिए रमजान में इन पर खर्च कर दिया जाए। वैसे भी रिश्वत दे के उम्रा करना जो है वो जायज नहीं है। आप देखें, आप $600 इस वक्त रिश्वत दी जा रही है उम्रा वीजा के लिए, और वो लोग जो जाके हरमैन में दस्तरखान लगाते हैं, मैं समझता हूं कि उनको आज इस बात का ख्याल होना चाहिए कि कल जब रब्बे करीम ये कहेंगे कि मैं भूखा था, मैं प्यासा था, अहादीस में आता है, और ए मेरे बंदे, तो मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं बीमार था, तूने मेरी तीमारदारी नहीं की, तो उस वक्त हम में से कोई जवाब नहीं दे सकेगा। बंदा कहेगा, अल्लाह मियां, मैंने, आप तो देने वाले हैं, आप रज़्ज़ाक हैं, आपको मैं खिलाता तो अल्लाह कहेंगे मेरा वो बंदा भूखा था, मेरा ये बंदा प्यासा था, मेरा वो बंदा बीमार था, तूने उसकी तीमारदारी नहीं की, उसको पानी नहीं पिलाया, उसको ये आपने इतना अच्छा हवाला दिया है। ये हकूकुल इबाद का जब मैं तज़किरा करता हूँ ना, ये हकूकुल इबाद का तज़किरा मैं इसलिए चाहता हूँ कि ये हमारे आलम दीन की जुबान से आए। जुमे के दिन अगर ये आप कोशिश करें अपनी उलमा कौंसिल के जरिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, क्या अगर उलमा कौंसिल के जरिए आप ये कोशिश करें कि जुमे वाले दिन खतीब जो है वो हकूकुल इबाद की रोशनी में ही लोगों को ये मैसेज दे कि हमारे भाई बंदे जो भूखे प्यासे पड़े हुए हैं, इनकी भी जवाबदेही होनी है, इसका जवाब देना है आपने। आप अगर खुद मजे कर रहे हैं या सैर करने जा रहे हैं बाहर, या यूरोप में छुट्टियां मनाने जा रहे हैं और ये इधर भूखे मर गए, तो इसका जवाब ही देना है। ये आपने कोशिश करिए कि उलमा कौंसिल के जरिए वो खतीब हजरात को ये दे मैसेज के जुम्मे के खुतबे में ये बोले। मलिक साहब, कल पूरे आज अखबारात में मुमकिन आपने देखा हो, हमने ये ऐलान किया है कि रमजानुल मुबारक के 4 जुमे जो हैं वो मौजूदा जो मुआशराती मसाइल हैं उन पर होंगे, और कल का हमारे जुमे के खुतबे का उन्वान ये है कि हकूकुल इबाद की अहमियत क्या है। आज के अखबारात में ये सारा छपा है, मुख्तलिफ टीवियों पर भी आया है, और मैं आपके जरिए भी अपील करूंगा मुल्क भर के उलमा और खुतबा से जो ये सुन रहे हैं, हमसे मुत्तसिल हैं या नहीं मुत्तसिल, कि खुदारा कल का उन्वान ये बनाइए कि हकूकुल इबाद की अहमियत क्या है, और अगर हमने अपने इन भाइयों की मदद नहीं की तो हम मुमकिन है मुसल्ला जंग जीत जाए, दिलों की जंग हम हार जाएं।
हमें दिलों की जंग भी जीतनी है, हमें मुसल्लह जंग भी जीतनी है। हमें पाकिस्तान को हर तरह के शर से, हर तरह के फितने से, सिर्फ तालिबान नहीं, हर वो मुसल्लह गिरोह जो इस मुल्क के अंदर अंदरूनी या बैरूनी कुव्वतों की इमा पर और बैरूनी या अंदरूनी इशारों पर इस मुल्क के अंदर तबाही फैला रहा है, उसे रोकना है। हमें देखना है वो कौन से अनासिर हैं जिनकी पुष्टपनाही बाहर से होती है, या वो यहां बैठकर जो है बाहर के इशारों पर या अपनी जातों के लिए, अपने झंडे के लिए, अपने परचमों के लिए बेगुनाह इंसानियत का खून बहाते हैं, वो बेगुनाह लोगों का कत्लेआम करते हैं, वो बच्चियों के स्कूलों को बर्बाद करते वसीम हैं। साहब की तरफ में तो चलूंगा। हमें इन सब से वसीम निपटना साहब, है। बड़े अरसे से एक पाकिस्तान में सिलसिला चल रहा है कि सऊदी अरब से, ईरान से, यूएई से और किसी ज़माने में लीबिया से भी पैसे आया करते थे, कुवैत से पैसे आया करते थे मुख्तलिफ ग्रुप्स के लिए। मैंने हुकूमत से और इवन इसहाक डार साहब से भी दरख्वास्त की थी, वो कहते थे कि मैं कानून साजी कर रहा हूँ, इस हवाले से कोई कानून में तब्दीली लाई जा रही है। वो पैसा जो ये ममालिक इन ग्रुप्स को दे रहे हैं वो पाकिस्तानी सरजमीन पर इंतशार फैलाने के काम आता है। माजरत के साथ ये हमारे दोस्त ममालिक हैं, हो सकता है CIA और MI6 का भी पैसा आता हो, मुझे मालूम नहीं है। एक ग्रुप के हवाले से अमरीकी एम्बेसी ने एक दफ़ा तस्दीक की थी कि वो पैसे दिए गए थे उनको जुलूस वूस निकालने के लिए। मेरा सवाल ये है कि ये सारा पैसा हम इन ममालिक से भी बात करें कि भाई हमारी ज़मीन पर और आग मत लगाओ, और इस वक्त IDPs को ज़रूरत है, इनकी मदद करो, और इन ग्रुप्स को भी समझाएं कि भाई इस्लाम का नाम लेकर जितने कत्ल करने थे, जितने गले काटने थे, काट लिया, अब बस करो, अब अपने भाई भूख से मर जाएंगे, इनकी मदद करो। कोई ये मैसेज हम फैला नहीं सकते सियासी एतबार से? बिल्कुल होना चाहिए, इस पे कानून साजी होनी चाहिए, फॉरेन ऑफिस को इस पे कुछ काम करना चाहिए। जिनकी रिपोर्टें हैं, जिन ममालिक से इस किस्म का पैसा आता है, उनका नोटिस लिया जाए, उनको बुलाया जाए, उनसे बात की जाए ये क्या तरीका है, और अगर नहीं तो फिर मीडिया के थ्रू ये बात की जाए, क्योंकि इनफ इज इनफ। मीडिया तो बात कर रहा है वसीम भाई, हम हमारे वो प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि टाइम खत्म हो गया, मैं टाइम से ऊपर निकल गया हूँ। यहाँ मैं इसको क्लोज करना चाहूँगा, लेकिन मैं इस टॉपिक को कंटिन्यू करूँगा इन कमिंग डेज। वसीम अख्तर साहब, ताहिर अशरफी साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, दीजिए, खुदा हाफिज़।